कभी-कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है, जो खुद खुशी से नहीं चुनता बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं भी एक कोठे पर काम करती थी। यह काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसीलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और कोई इज्जत से काम कर सकूँ। लेकिन यहाँ समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसे कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन कराया, तो वह हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता था कि अरे, यह तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम? इसे तो किसी कोठे पर नाचने के लिए भेज दो ना। यहाँ तक कि यहाँ के टीचर्स भी मुझे ना छोड़ते और मुझे नीची नज़रों से देखते। मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता। मैं कुछ सवाल करती तो डाँट कर चुप करवा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करती और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें भी लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी जब वो नाच किया करती थी। इसलिए यह मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है? मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वह उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना। और फिर अभी स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेंगे ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घरानों के बच्चे को तो हम नाचने को नहीं कह सकते हैं ना। यह सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ था और माँ ने मुझे स्कूल से भी उठा लिया और फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर नाचने का शौक पैदा हो गया क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं एक नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप-छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। माँ ना ही मुझे अपने साथ किसी महफ़िल में ले जाती थी और ना ही मेरे बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने देती। माँ ने मुझे 7 पर्दों में छुपाकर रखा था, ताकि दुनिया मुझे माँ के ज़रिए ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ किसी फंक्शन में डांस करके वापस आ रही थी कि अचानक किसी गाड़ी की टक्कर से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और माँ की मौके पर ही मौत हो गई और इसी वजह से माँ की जान चली गई और वो अपनी जान की बाजी हार गई। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना-धोना किया और हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाना मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे और ना ही घर का किराया देने के लिए। हमने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहा देते थे। जिसे भी मेरी माँ का काम पता चलता था, वह पत्थर मारकर हमें मोहल्ले से निकाल देता। इसीलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान मालिक आकर सिर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक़्त का टाइम माँगा और फिर इत्तेफ़ाक से अगली ही रात घर का दरवाज़ा बजा। मैंने डरते-डरते दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाज़े पर खड़ा था। उसकी बड़ी मूँछें थी। वह बड़ी-सी गाड़ी पर आया था।
मुझे देखकर मेरी माँ का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। फिर वह कहने लगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त और यार को भी बता दिया है कि गंगू यहाँ आकर नाचेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो गंगू के जैसे ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं तुझे पैसे दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसी महफ़िल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफ़िल में नाच-गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरे सर पर मेरी माँ का हाथ भी नहीं था। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू कर दूँ तो जल्द ही मेरा भी नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कर दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वहाँ कोई बड़ा ज़मींदार था। वहाँ बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आँसू रो रहा था, लेकिन यह नाच मुझे मेरी नई ज़िंदगी दिलवाने वाला था। यह सोचकर मैं नाचती रही। फिर वह आदमी सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ दिया गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी, जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था। और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की जैसी थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसलिए मेरे पैर भी उसी तरह के थे। मैं जिस महफ़िल में जाती उसकी जान बन जाती थी। लेकिन यह काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्द बहाने-बहाने से मेरे करीब होते और मैं नाचने लगती, तो वह मुझे छूने की कोशिश करते। वह अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी-कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने करीब आ जाते कि मेरे लिए साँस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ न कर पाती, क्योंकि मुझे इस काम के भी पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसे ही होती जा रही थी। सारा-सारा दिन सोई पड़ी रहती थी और सारी-सारी रात महफ़िल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था, तो वह सुकून था। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। अब हर वक़्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यही काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं यह काम कर रही थी। और फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की महफ़िल रखी गई थी और इसमें मुझे ख़ास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफ़िल में बुलाता था, वह घर से लेता था और घर पर ही छोड़कर जाता था। जैसे ही दरवाज़े पर दस्तक हुई, तो मैं जल्दी से ताला लेकर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गया। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा रहा था या फिर मेरे पेशे की वजह से उसे मुझसे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुज़र गया। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफ़िसर था। मेरी नज़र बार-बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसा इज़्ज़तदार पुलिस वाला किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, तो वह कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिलो-दिमाग में चलने लगी थी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होती होगी। मैं तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी। हर महफ़िल में ना जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते, जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफ़िल में पहुँची, तो मुझे देखकर हर कोई तालियाँ बजाने लगा। हर तरफ से सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब ज़ोर-शोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद हर एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था, तो वह पुलिस ऑफ़िसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा
बस मुझे ही देख रहा था, लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही कोई जोश। वह बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वह मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते-नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज़्ज़त बढ़ गई थी। वाक़ई ही वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था, क्योंकि यह एक कमिश्नर की बेटी की शादी थी, इसलिए वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया, तो मुझे उतारते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवा मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई थी और वो वापस चला गया था। मेरे दिल और दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी, क्या पता अब मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। और फिर अगले ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार था। मैं हैरान हूँ कि यह किसने भेजा है और जब खोलकर देखा तो उसमें कार्ड था। हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर ये चीज़ें शोभा देती हैं, लेकिन महफ़िल में नहीं, तन्हाई में। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि यह तोहफ़ा किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंजर ज़िंदगी में बहार आ गई। मैंने उसको उठाया और वह पायल मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों पर पहन लिया। काश कि यह इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैंने दिल में यह प्रार्थना की और शायद प्रार्थना कबूल होने का ही कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद इस तरह के तोहफ़े आना शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वह खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की सीमा नहीं रही थी। हम दोनों की मुलाकातों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारूँ और इस नाच-गाने से निकल आऊँ। मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके घर जाना चाहती थी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया, कुछ ज़रूरी सामान बाँधा और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर इलाके में पहुँच गया। वहाँ एक छोटा-सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान हूँ, क्योंकि वहाँ कई लेडीज़ पुलिस बैठी हुई थी। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था। वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह पुलिस वाली औरतें मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में लेकर गई और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा गंज गूंज उठा। 2 घंटे मैंने तकलीफ में गुज़ारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए इस पुलिस वाले से शादी की थी, लेकिन न जाने वह कहाँ चला गया था। मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ दिया था। औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थीं और हमसे ऐसे सवाल कर रही थीं, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। तो उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगी, सूरज, यह लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे बहुत मासूम कह रहे थे। यह ज़ुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी ज़ुबान खुलवाओ। उस औरत के मुँह से सूरज का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगी कि सूरज आखिर मुझसे क्या चाहता है? उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की है। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात तो कुछ और थी। पिछले 3 घंटों से वह औरतें मुझसे जिस तरह के सवाल कर रही थी, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था। और अगर सूरज भी मुझसे यही जानना चाहता था, तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुज़री कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सूरज अंदर दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहाँ 6 की 6 औरतें बाहर निकल गईं। सूरज मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता।
अगर तुम इन औरतों को हर बात बता देती, तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज़िद्दी निकलोगी, कि इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए सूरज से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। यह क्या पूछना चाहती हैं, मुझे सच में नहीं पता है। मैं नहीं जानती कि वह कौन-सा राज है, जो यहाँ मुझसे उगलवाना चाहती हैं। मैं तो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को डुबा बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वह मर्द हैं, जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए तो बुलाते हैं, लेकिन कम से कम वह मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर सूरज कुछ पलों के लिए चुप हो गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा, मैं भी सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फर्ज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था, ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं, जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत पक्की हो। मैंने सूरज से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो। मैंने ना ही अपनी माँ के पास कभी कोई लाल रंग की फाइल देखी है, और ना ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फाइल को चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हम नाचने वाले जरूर हैं, मगर चोर नहीं हैं। मेरी बात सुनकर सूरज हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वह औरत बड़े-बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक वक्त में उसने मिनिस्टर के घर से बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नजर नहीं रख सका और वह इतनी अहम फाइल चुरा कर भाग निकली। उस फाइल में बहुत अहम और खुफिया दस्तावेज थे, जो सरकारी हैं। अगर वह फाइल नहीं मिली तो बहुत मुसीबत होगी। इसीलिए हम वह फाइल ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था, उस दिन मुझे पता चला कि तुम गंगू की बेटी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया कि बातों-बातों में तुमसे फाइल के बारे में मालूम कर सकूँ। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा, लेकिन तुम हर बार ही बात को खत्म कर देती। इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फाइल के बारे में फौरन जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का ना पता होता, तो तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और यह राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है, और तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। सूरज ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा, तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या बताऊं। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती है। मैंने तो कभी उसे कोई सामान घर लाते नहीं देखा था। सूरज के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, अगर तुमने यह राज ना बताया, तो मुझे तुम्हें तलाक देना होगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और इस डर से कि कहीं वह मुझे तलाक ना दे दे, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ ने वह फाइल चुराई जरूर थी, लेकिन वह उस फाइल को घर लेकर नहीं आई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह फाइल किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था, यह मैं भी नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी, ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नजरें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं सूरज के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से ही यह सब कुछ सुनने के बाद सूरज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि सूरज मुझे कहाँ से लाया है
और मैं क्या काम करती थी। मेरी और सूरज की शादी को 1 महीना गुज़रा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूँ। वह घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुँची तो सारा घर उल्टा पड़ा था। मैं जानती थी यह काम सूरज या उसके साथियों का ही है, इसीलिए खामोशी से अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है, जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएँगे। उस वक़्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को इकट्ठा करते हुए यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि माँ कहीं उस फ़ाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फ़ाइल में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते? क्योंकि एक फ़ाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फ़ोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते-सोचते मैंने माँ का ज़रूरी सामान बाँध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक़्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह खाली हो गया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए, तो अपने पिताजी की फ़ोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार में टंगी पिताजी की फ़ोटो पर नज़र डाली, तो सालों से एक ही दीवार पर टिकी थी। मैंने कभी पिताजी की फ़ोटो को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था। लेकिन आज माँ की बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वह फ़ोटो उतारकर अपने सीने से लगाया। लेकिन उसी वक़्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फ़ोटो के पिछले हिस्से में कुछ कागज़ात लगे हुए थे। फ़ाइल तो नहीं थी, कागज़ थे। मैंने जल्दी से वह सारे कागज़ छुपा दिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग मिलकर यही ढूँढ रहे थे। मैं पढ़ी-लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत ही हिंदी आती थी, मगर इन कागज़ों में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा है, इसलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के पास पहुँच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी-कभार वह मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घरवालों के डर से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफ़ाक था कि उस वक़्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, वह अकेली ही थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। उसे मेरी शादी की खबर पहले ही मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह कागज़ दिखाए और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ कि इस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तेज़ आवाज़ से पढ़ना शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, जिनमें मिनिस्टर के सारे कारनामों की गठरी थी। अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को ही हो गई थी। मेरी माँ ने वह फ़ाइल चुरा ली, जिस पर सारी बात लिखी थी कि लड़कियों को कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वो ये काम कर रही थी और जब उसे यह लगा कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने पाप को धोने के लिए उसने यह रास्ता नज़र आया और उसने यह फ़ाइल चुरा ली, ताकि पुलिस वालों के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले ही वह दुनिया से चली गई और अब मैं जान गई थी कि अगर यह फ़ाइल पुलिस वालों को मिल भी गई तो भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि यह कानून सच में ही अंधा है। गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती और बेगुनाह को जेल से निकलना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागज़ात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और फिर वह फ़ाइल लेकर मैं अपने पति के पास गई। सूरज मुझे देखकर कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने वह फाइल उनके हाथ में पकड़ाया और उनसे कहा कि आप जिस चीज़ का पता मुझसे पूछ रहे थे, वह ये है। अब अगर आप सच में ही ईमानदार हैं, तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वह सब पढ़कर सूरज भी शॉक्ड रह गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि यह बहुत अहम कागजात हैं और इसे खोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया, तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किए। उन्होंने मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, ये हम दोनों नहीं जानते। सूरज को ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि इस मामले को दबा दिया जाए,
लेकिन वह ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर डटे हुए हैं। लेकिन उन्हें कब तक पैरों पर खड़े रहने दिया जाएगा, यह मैं भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलना भी चाहे, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसीलिए मुल्क में ना ही चैन है और ना ही शांति और ना ही इंसाफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।